मुझे श्रीमाता कैसे बोलते हैं? Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Very good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, beta. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir. So last class was taken by Tejaswita ma'am. No, sir. Sir. HOD, sir. HOD, sir. Who? HOD, sir. Sir. Okay, Ritesh sir took the class, right? Yes, sir. Yes, sir. What was the strength? Sir, 19. 19. 19. Yes, sir. तो Including HOD sir. सर की क्लास में भी सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं? No, No. sir. सर सर की क्लास में तो 19 थे, फर्स्ट वाले में तो सर 10 और 11 थे मे बी। मतलब HOD सर की वजह से कुछ तो बढ़ गए हैं। तो मेरे क्या को तो वो 9-10 में ही चलाना पड़ेगा काम, ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना? ओके, 9 तो आ गए हैं मेरे पास। अभी देखते हैं बाकी और कितने आ रहे हैं। मनप्रीत बेटा, आपका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ओके, so should I wait for 1 or 2 minutes for the students to join? Yes, sir. I think I should post on group that the class has started so that other students also join. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. मैंने आपके ग्रुप पे भी पोस्ट कर दिया है to let the students know that we have started the class. Okay, finally 12 बच्चे आ गए हैं मेरे पास। बारह जो 9-10 की स्ट्रेंथ थी वो 12 हो गई, तो मतलब कुछ तो ठीक है। चलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। So you guys must be very excited. Diwali is about to approach, no? Yes, sir. sir. Yes, sir. सर होली मनाने आए थे, अब दिवाली मना के ही जाएंगे। अच्छा। मतलब दिवाली आई थिंक लास्ट ईयर आप लोगों की हो चुकी है ना एक बार KCMT में। Yes, sir. Yes, sir. This time तो I don't think so that the college would be decorated accordingly. इतना ज्यादा डेकोरेट नहीं हो पाएगा जितना हर डिपार्टमेंट के बच्चे प्रॉपर्ली डेकोरेट कर पाते थे। बिकॉज जब हर डिपार्टमेंट के बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट को डेकोरेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे तो पूरा का पूरा कॉलेज अपने आप डेकोरेट हो जाता था, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लग रहा है। So before I start the discussion about the topic, like anyone would like to share what you people are planning on Diwali? Anything new you people are planning? सर अभी तक तो कुछ नहीं सोचा है। सर वही जो हमेशा होता है वही करेंगे। तो कुछ भी नहीं सर अभी बस एक ही चीज दिमाग में चल रही है कि कॉलेज खुल जाए जल्दी से। बस सर एग्जैक्टली। अच्छा, जल्दी से कॉलेज खुल जाए। Yes, sir. Right. Even I'm also hoping, because now it's been so boring, honestly telling you. Right. कि जितनी जल्दी ओपन हो जाएंगे उतना ज्यादा ही अच्छा है in fact. But I don't know what time it is going to take. 13 students are there in the class. Fine, let's start the discussion. Okay. So in the last class we were talking about the description of the product. हम लोग marketing mix पे बात कर रहे थे, and marketing mix में I told you कि जो marketing mix है वो पूरा combination है of 4 major factors which are 4 major dependencies of marketing management.
जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी 4 डिपेंडेंसीज जो हैं, जो मेजर डिपेंडेंसीज हैं, उनसे मिलकर के इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, राइट? दे आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट? ये 4 चीजें हैं। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि इन चारों के अलावा एक फैक्टर ऐसा और है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मस्ट है। इसके अगर ह्यूमन रिसोर्स, यस, ह्यूमन रिसोर्स। अगर इन चारों के अलावा हमारे पास ये 5वां फैक्टर यानी कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा, देन इट बिकम्स रियली टफ फॉर अस टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, राइट? अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोप्राइटरशिप ना हो करके एक बड़े लेवल का है, राइट? हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, हम लार्ज लेवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या हम एक प्रॉपर लेवल कंपनी है, तो उसमें हमें हर टास्क को करने के लिए, हर काम को करने के लिए वी नीड टू डिवाइड द वर्क, राइट? एंड इस वर्क को डिवाइड करने के साथ साथ व्हाट मोर इज नीडेड कि हमें साथ ही साथ सारे कामों को करना भी पड़ेगा और प्लस इन सारी चारों फैक्टर्स पे पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा सो दैट हम अपने मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। क्लियर? अच्छा, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट की पोजीशंस की जो फॉर्मेट में पोजीशन है, मतलब सिलेबस में थर्ड यूनिट में आ रहा है ये सारी चीजें मार्केटिंग मिक्स, ये सेकंड यूनिट में हो सकता था और सेकंड यूनिट थर्ड की जगह हो सकता था। किसी को याद है रीजन क्या बताया था मैंने? एनीवन? क्या रीजन बताया था मैंने कि क्यों ऐसा हो सकता है कि थर्ड यूनिट को सेकंड होना चाहिए था और सेकंड को थर्ड होना चाहिए था? सर आपने ये बताया था कि वो डिपेंड करता है कि हम पहले मार्केटिंग करना चाहते हैं या मार्केटिंग करके प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना चाहते हैं या प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करके मार्केटिंग करना चाहते हैं। राइट, वेरी गुड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मार्केट रिसर्च करके लोगों की नीड जान के प्रोडक्ट तैयार करना है या प्रोडक्ट तैयार करके ये फिगर आउट करना है कि ये प्रोडक्ट कहाँ बिक सकता है, राइट? अगर बात है कि पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी है, मार्केट में लोग एक टारगेट मार्केट स्पेसिफिकली चुनना है, उसकी नीड्स जाननी है, उसके बाद प्रोडक्ट तैयार करना है, नो डाउट सेकंड यूनिट अपनी जगह रहेगी और थर्ड यूनिट अपनी जगह रहेगी, क्योंकि सेकंड यूनिट में हम पहले मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग पढ़ लेंगे। उसके बाद हमें थर्ड यूनिट समझाती है कि हाँ ठीक है, हमें प्रोडक्ट के बारे में कैसे काम करना है, क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होती है, कैसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, सारी चीजें, राइट? अगर बात यह है कि हमारा प्रोडक्ट पहले बन के तैयार हो गया है एंड नाउ वी हैव टू बेसिकली टारगेट कि ठीक है आप कौन सा मार्केट होना चाहिए इस प्रोडक्ट को लेकर के, तो उस बेसिस पे थर्ड यूनिट को पहले सेकंड नंबर पे होना चाहिए था और सेकंड को थर्ड नंबर पे। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, फाइन। सो स्टार्टिंग विद द डिस्कशन अबाउट मार्केटिंग मिक्स, आप लोगों ने कल प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी चीजें बोली थी, राइट? आपने बताया कि कहीं ना कहीं से जो प्रोडक्ट है इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट इंक्लूड्स tangible and intangible, tangible and intangible products, right? Goods and services, यस सर। राइट? तो गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड दोनों करता है प्रोडक्ट। आज की डेट में चाहे टेंजिबल यानी कि फिजिकल कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है वो भी हमारा प्रोडक्ट है, और अगर कोई इनटेंजिबल यानी कि कोई सर्विस है तो वो सर्विस भी हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरह काउंट होगा। इज दिस क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। यस वांशी। सर जैसे अभी आपने बोला मैन्युफैक्चरिंग टाइम से पहले कंप्लीट हो जाती है, नहीं तो सर उसमें हमारी सेल तो जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही लॉन्च करते हैं। उससे पहले अगर हम लॉन्च करेंगे तो जो लोगों के दिमाग में वो टेंडेंसी नहीं होगी कि हम पहले प्रोडक्ट ले आए, तो ना तो उसको एडवर्टाइजमेंट हुआ उससे पहले, ना देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कमर्शियलाइजेशन। तो बेटा देखो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि हम पहले प्रोडक्ट ले आएंगे और फिर लोगों की नीड को एनालाइज करेंगे कि कहाँ ये बिक सकता है, राइट? कहने का मतलब है हमें प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज नहीं करना है। इट इज जस्ट लाइक वी हैव सम आइडिया इन माइंड, है ना? हमारे पास उस प्रोडक्ट को लेकर के एक आइडिया है, हमने उस आइडिया बेसिस पे प्रोडक्ट तो रेडी कर लिया, अभी कमर्शियलाइज नहीं किया, यानी कि लॉन्च नहीं किया प्रोडक्ट मार्केट में, लेकिन प्रोडक्ट तैयार होने के बाद हम फिगर आउट कर रहे हैं कि मार्केट में किस जगह बिक सकता है। तब तो थर्ड यूनिट को सेकंड नंबर पे होना चाहिए था और सेकंड को थर्ड नंबर पे, ठीक है? लॉन्च करने की बात नहीं हो रही है, केवल बना के तैयार रखने की बात हो रही है मार्केट फिगर आउट करने से पहले, ठीक है? ओके सर। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की बात। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैंने आपको कल एक इमेज शेयर करी थी और बताया था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ 5 फीचर्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं
कि जब बात आती है प्रोडक्ट के बारे में तो ये 5 चीजों पे बात होती है, प्रोडक्ट के फीचर्स पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, उसके ब्रांडिंग पर, उसके पैकेजिंग पर एंड उसकी सर्विसेज एंड वारंटीज पर, राइट? ओके, अच्छा सर्विसेज भी जो हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी 2 तरीके की होती हैं। ये भी मैंने बताया था कल आपको। यस सर। कौन बता सकता है कौन कौन सी दो टाइप की होती हैं ये? सर आपने बताया था जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जो उसका डेमो देने आता है वो भी एक टाइप की सर्विस है। राइट, वेरी गुड। एंड एक आपने बताया था कि जैसे आप यू आर वर्किंग एज अ टीचर, तो वो जो आप दे रहे हैं वो भी एक टाइप की सर्विस है। राइट, फाइन। तो मैं अगर 2 कैटेगरी की फॉर्म में बात कर रहा हूँ कि सर्विस 2 कैटेगरी की होती है, 2 टाइप्स की होती है, तो पहला टाइप होता है एज अ कोर प्रोडक्ट। क्लियर? सर्विस एज अ कोर प्रोडक्ट, ये पहला कैटेगरी है। तो कोर प्रोडक्ट में क्या आ गया? टीचिंग, राइट, मेडिकल कंसल्टेशन या किसी का योगा सिखाना। क्लियर? तो या हॉस्पिटैलिटी में किसी जगह होटल में जाके स्टे करना, या किसी पर्टिकुलर राइडिंग करते हैं हम, वो हमें अपनी सर्विस देते हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि सर्विस एज अ कोर प्रोडक्ट, जहां पे हमारी सर्विस ही बिक रही है। अच्छा एक बात बताओ, जो डोमिनोज का पिज्जा है, राइट, वो पिज्जा डिलीवर करने के लिए जो डिलीवरी बॉय हमारे घर तक आ रहा है, So your voice didn't audible. Sir. सर का कनेक्शन चला गया। पायल आज तेरा होस्ट बनने का डे है। हाँ, हाँ, अभी सुनाती हूँ गाना, रुक जा निक्की। तो कौन सा गाना सुनेगी? okay, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. The internet gone slow and I got out of the meeting. Right. So I would take this situation be कि बबलू भैया मुझे बुलाने आ गए mid of the class. तो ठीक है, कोई बात नहीं, बबलू भैया चले गए हैं, अभी हम लोग वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना? Okay. Yes. So now clearly audible, right? Yes, sir. Yes, sir. Just one moment. So yes, so मैं आपको बता रहा था कि जो डोमिनोज कंपनी है, जब डोमिनोज का पिज्जा डिलीवर होता है डोर स्टेप पे, तो जो डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर आ रहा है वो एक सर्विस है हमारे लिए। Yes, sir. तो सर्विस वहां पे किस तरह से काम कर रही है? इज इट अ कोर प्रोडक्ट? क्या हम डोमिनोज के पिज्जा के लिए पे कर रहे हैं या उस डिलीवरी के लिए पे कर रहे हैं? So pizza के लिए। पिज्जा के पे लिए। कर रहे हैं, तो यानी कि Yes, sir. सर्विस यहाँ पे कोर प्रोडक्ट नहीं है, No sir. Yes, sir. राइट? ओके,
अगर हम किसी जगह पे फॉर एग्जांपल किसी रिजॉर्ट जा रहे हैं रुकने के लिए, या वहां पे जैसे आजकल उसका बहुत ट्रेंड है ना, लोग वहाँ जिम कॉर्बेट बहुत जाते हैं। Yes, sir. जिम कॉर्बेट पे आप जाते हो, वहां पे रुकते हो, प्लस आप जाकर के सब पूरा आपका जंगल सफारी सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या है, वो एक सर्विस है ना, प्रोडक्ट तो Yes, नहीं है। sir. वहां पे जब आप जाके जंगल सफारी करते हो तो आप किस चीज के लिए पे करते हो, कि निकलने के बाद आपको उनकी जिप्सी मिल जाएगी? सर No, sir. जिप्सी मिल जाती है, या जस्ट एक एक्सपीरियंस मिलता है? It's सर experience. एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मिलता है, राइट? दैट थ्रिलिंग एंड एडवेंचरस एक्सपीरियंस यू गेट आफ्टर अवेलिंग देयर सफारी सर्विसेज, राइट? तो वहां सर्विस क्या है, वहां सर्विस एक कोर प्रोडक्ट है, इसलिए आप उसके लिए पे कर रहे हो। तो जब भी हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। गुड्स हम सब जानते हैं, टेंजिबल और फिजिकल प्रोडक्ट पर्टिकुलर आइटम होता है, लेकिन सर्विसेज की जब बात आती है तो सर्विसेज दो तरीके की होती हैं। पहला है एज अ कोर प्रोडक्ट, और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, जो आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट बनाती है, राइट? जैसे पिज्जा तो आपने बना दिया, डोमिनोज से पिज्जा बना दिया, लेकिन आपके घर पे डिलीवर करने के लिए जब एक एडेड सर्विस इंक्लूड होती है, तभी तो आपके घर तक पिज्जा पहुंचता है। Yes, sir. तभी तो जो उनका पूरा पिज्जा डिलीवरी प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट माना जाएगा, राइट? या Yes, फिर sir. आप उनके आउटलेट पे जाके अगर उसको परचेज कर रहे हो तो वो एक अलग केस है कि उसमें डिलीवरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू गो एंड डायरेक्टली पिक इट फ्रॉम योरसेल्फ। एम आई राइट? यस सर। लास्ट इज वारंटीज। आपको काफी सारे स्कीम्स वगैरह बताते हैं सर, वो लोग कि अगर सर ये फोन की एप्लीकेशंस कोर प्रोडक्ट होंगी ना? सॉरी आशुतोष, क्या बोल रहे हैं आप? सर फोन की एप्लीकेशंस। फोन की एप्लीकेशंस बेटा नहीं होंगी कोर प्रोडक्ट। आप देखो अल्टीमेटली फोन के संग आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कोर प्रोडक्ट आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि फोन के संग एप्लीकेशंस जो है उसके अंदर इनबिल्ट ही तो क्या आ रही हैं। तो फोन अपने आप में एक प्रोडक्ट है, लेकिन आप फोन के संग जो मिलने वाले अलग एप्लीकेशंस हैं उनको एज सर्विसेज में कोर प्रोडक्ट नहीं बोल सकते। जैसे क्या होता है नॉर्मली अगर आप 4 व्हीलर परचेज करते हो तो उसके संग आपको सर्विसेज मिलती है। यस सर। कौन सी सर्विस मिलती है? रिपेयरिंग सर्विस मिलती है, कि आपको जब आपकी कार एटलीस्ट 10,000 किलोमीटर चल जाएगी, 20,000 किलोमीटर चल जाएगी, तो आपको एक रिपेयर सर्विस मिलेगी फ्री। होता है ऐसा? यस राइट? फिर भी वहां पे वो जो सर्विस आपको मिल रही है, जो फॉर फ्री मिल रही है, तब भी वो सर्विस एज एन एडिशनल प्रोडक्ट मानी जाएगी, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मानी जाएगी, कि ये 3 सर्विसेज कस्टमर को परचेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए मजबूर कर रही है ना? जब कस्टमर देखता है कि ठीक है मुझे 3 सर्विसेज भी फ्री मिल रही हैं, तो वो जनरली क्या करता है, एक मन बनाता है, ठीक है मुझे इसी कंपनी का प्रोडक्ट परचेस करना है, इसकी सर्विसेज अच्छी हैं, राइट? जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कितने लोगों ने Hyundai की रोड साइड असिस्टेंस के बारे में सुना है? ऐड में देखा था। एड में देखा था ना? मैं आपको बताता हूं। अच्छा, जो Hyundai कार है, जो Hyundai कंपनी है, उनकी एक सर्विस है ऑन रोड असिस्टेंस या रोड साइड असिस्टेंस, जो 1 साल की फ्री सर्विस होती है, और आप 1 साल में जितनी भी बार आपको रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जा रहे हो और बाहर जाते समय 1% आपकी कार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भाई ऐसे में क्या होता है, जरूरी तो नहीं है ना कि जिस जगह आप हो उस जगह कोई मैकेनिक भी अवेलेबल हो। यस ऐसे सर। में आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि आपकी मदद कर सकता हो कार को ठीक करने के लिए। देखो कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कार की जो एक नॉर्मल बंदा जब सीख लेता है तो ठीक कर लेता है अपने आप से, लेकिन सारी चीजें तो ठीक नहीं कर सकते। तो उस केस में हमें किसी बंदे की असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो Hyundai ने एक सर्विस निकाली है, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है, जिसका नाम है ऑन रोड असिस्टेंस। दिस इज अ 24/7 अवेलेबल सर्विस, राइट? यानी कि 24 घंटे 7 दिन। आप रात के 2 बजे सर्विस की डिमांड करिए, आप 3 बजे डिमांड करिए, दिन में डिमांड करिए, आपको उनके सर्विस सेंटर पे मात्र एक कॉल करनी है। कॉल करके आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी, और उनके उस नेटवर्क का क्लोजेस्ट जो मैकेनिक होगा, जो रिपेयरर होगा, जो उनसे कनेक्टेड है, वो उसको तुरंत आपकी सर्विस के लिए भेज देते हैं वहां से, राइट? उन्होंने ऐसे नेटवर्क में लोगों को जोड़ा हुआ है जो हर जगह से क्लोजेस्ट लोकेशन पे कहीं ना कहीं अवेलेबल है और Hyundai के लिए काम करते हैं। तो जब भी कोई ऑन रोड साइड असिस्टेंस की डिमांड करता है तो तुरंत वो बंदा वहां पे पहुंच जाता है। क्लियर? जैसे कुछ टाइम पहले मेरे कार में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दे पा रहा हूँ बिकॉज आई एक्सपीरियंस दैट सर्विस।
कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस थी। मुझे ऑल सडन ये चीज लगा कि कुछ कार में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने रोड साइड असिस्टेंट को कॉल किया इस चीज के लिए एंड उन्होंने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर कर ली एंड विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर एक बंदा, आपने जगह का नाम सुना होगा लाल फाटक, यस sir. सर, लाल Yes. फाटक का नाम सुना है? Yes, Yes, कैंट sir. पे कैंट सबसे के लास्ट पास में जाके, yes, Yes, sir. sir. है ना, हाँ। कैंट पे सबसे लास्ट में जाके है, वो जगह से बैरियर आप देखते हो कितना दूर है, Yes, sir. यस Yes, सर, sir. लेकिन लाल फाटक के पास से 1 घंटे के अंदर बंदा वहां से सारे जो रिक्वायर्ड टूल्स थे वो लेकर के सीधे मेरे घर तक आ गया। राइट, मैंने कंप्लेंट रजिस्टर करी और उसके 1 घंटे के अंदर मुझे 4 बार कॉल आई है मुझे ये बताने के लिए कि सर आपके लिए जो सर्विस का बंदा है वो निकल गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहुंचता ही होगा। राइट, जैसे ही वो बंदा आके वहां खड़ा हो गया, उसने कंपनी को फोन किया, अपने मोबाइल ऐप पे सारी चीजें रजिस्टर करी कि ठीक है मैं पहुंच गया हूँ, ये कार मेरे सामने है, ठीक है। तो तुरंत एक कॉल उसके वो ऐप पे अपडेट करते ही मेरे पास आती है, वो मेरे से पूछते हैं सर रिपेयर के लिए बंदा हमने भेजा था वो आपके सामने पहुंच गया है क्या? तो आई सेड यस, वो पहुंच गया हमारे पास। और प्लस जब कार ठीक हो गई तो ठीक होने के बाद मेरे पास एक फीडबैक के लिए कॉल आती है कि सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, उसके बारे में आप हमें प्लीज फीडबैक दे दीजिए। क्या जो रिपेयर करने के लिए मैकेनिक आया था उसने सही से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं किया, ठीक है। और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ क्या उसका बिहेवियर अप्रोप्रिएट था, रूट तो नहीं था, सारी चीजों के बारे में उन्होंने फीडबैक मांगा। तो आप देखते हो कि जो रोड साइड असिस्टेंस नाम की सर्विस थी, जब ऐसी सर्विस होगी, अब फॉर एग्जांपल मैंने आप जितने स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, जैसे 14 स्टूडेंट्स इस समय मुझे सुन रहे हैं, जब मैंने आपको ये सर्विस के बारे में बताया तो आपके दिमाग में क्या होगा, इसकी एक इमेज बिल्ड होगी कि Hyundai कंपनी की ये सर्विस वाकई अच्छी है। राइट, वो कहते हैं कि आप 1 साल की सर्विस है, 1 साल में 10 बार बुलाओ, 100 बार बुलाओ, बंदा आएगा आपको सर्विस देने के लिए। राइट, एंड प्लस उसमें उन्होंने एक और चीज कर रखी है, वो आपकी सर्विस में इंक्लूड होता है कि 2 बार आप 1 साल के अंदर 5 लीटर्स के पेट्रोल की भी डिमांड कर सकते हो। राइट, अगर आपको कहीं किसी जगह रुक गई है और आपको लग रहा है कि शायद पेट्रोल की कमी है, तो उसमें आप 5 लीटर्स पेट्रोल की भी डिमांड कर सकते हो, तो वो पेट्रोल लेकर के भी साथ में आएंगे और वो वहीं पे फिल कर देंगे उसको। क्लियर है? तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ऐसी सर्विस कस्टमर को मिलेगी तो ही विल बी कन्विंस्ड टू बाय दैट पर्टिकुलर कार, यस सर, Yes, Yes, sir. sir. उस ब्रांड की कार को परचेज करना प्रेफर करेगा। प्रियांशी आई थिंक कैन बेटर अंडरस्टैंड, मैंने देखा एक बार उसकी डीपी पे लगा हुआ था, शायद Hyundai ही थी। यस Am I सर, right, प्रियांशी? यस सर, हाँ देखो, अब घर में सारी चीजें अप्लाई हो भी सकती हैं अगर अभी तक सर्विस बाकी होगी तो। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सर्विस हमें मिली कार के संग, ये कोर प्रोडक्ट नहीं थी, ये क्या था, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस थी। राइट, जो आपके पहले प्रोडक्ट को यानी कि कार को कंप्लीट बना रही है उसको परचेज करने के लिए, ठीक। और साथ ही साथ अगर आप, जैसे क्या होता है, आपने देखा कि 3 सर्विसेज खत्म हो गई, अब आप उसके बाद वो फ्री सर्विस खत्म हो जाती है तो क्या होता है, जनरली वो चार्ज करते हैं उसी चीज के लिए Yes, कि अब sir. आपको जो सर्विस मिलेगी उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा और आपको आपकी कार रिपेयर हो जाएगी। तो वो जो टाइम होता है उस समय पे वही सर्विस कोर प्रोडक्ट बन जाती है, जब उसी चीज के लिए कस्टमर पे करता है तब। Am I clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So coming on to next particular factor which is price. एक बार हमारा प्रोडक्ट बन के रेडी है, अच्छा मैं एक नॉर्मल आप लोगों से आइडिया लूंगा, आप मुझे ये बताइए, एक बार कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है तो कैसे डिसाइड करना चाहिए कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, आप मुझे बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट को साइड में रखते हैं, वी विल थिंक कि हमारे जितने स्टूडेंट है, ये जो 14 स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं इस समय पे, ये कल सारे के सारे ग्रेजुएट हो जाएंगे। Yes, sir. आप सबके सब बीबीए कंप्लीट करके बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का टैग मिल जाएगा आपको, राइट, डिग्री मिल जाएगी। Yes, sir. हाउ विल यू डिसाइड कि आपकी जो फर्स्ट अर्निंग होनी चाहिए किसी जॉब पे जाके, वो कितनी होनी चाहिए मिनिमम, कौन कौन से फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे, एंड देन यू विल एक्सपेक्ट दैट माय फर्स्ट सैलरी शुड बी दिस मच एटलीस्ट। क्योंकि आपको आप जानते होंगे ना, इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, Yes, sir. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, है ना, Yes, पूछा जाता sir. है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कौन सा मौका होता है, क्या ये वही मौका है जिसमें जैसे ही कोई बंदा पूछ रहा है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, से स्ट्रेट आई नीड एटलीस्ट 2 करोड़, No, No, sir. sir. क्या No. ये वही समय? नहीं sir. No, sir. नहीं, राइट। तो अल्टीमेटली आप कैसे डिसाइड करोगे और कैसे बताओगे किसी को अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस, कोई बता सकता है?
सर एक बार सुमिधा मैम ने ऐसे बताया था, वो बोल रही थी कि मतलब आपकी जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेशन हो कभी भी मतलब ऐसे रिवील नहीं करनी चाहिए किसी के सामने, अगर आप इंटरव्यू राइट, के सामने बैठे हो। और सर वो कह रही थी कि लाइक वो ठीक ऐसे है, बोल रही थी कि अपने वर्थ के अकॉर्डिंग मांगना उनसे, कि आपको लगता है अगर हम कैपेबल हैं तो आप उस हिसाब से दीजिएगा। राइट, वेरी गुड। एक तो तरीका हो गया लाइक प्लेइंग स्मार्ट, जो दिया ने बताया कि ठीक है, सुमेधा मैम ने आप लोगों को कन्वे किया हुआ है दैट नेवर रिवील योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। दिस इज करेक्ट, राइट। अल्टीमेटली बोला ये जाता है जब कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको यही बोलना चाहिए कि आपके कंपनी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे इस प्रोफाइल पे जो भी अप्रोप्रिएट सैलरी है, आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू माय स्किल सेट, व्हाटएवर फीजिबल यू फील दैट शुड बी प्रोवाइडेड, आई एम रेडी टू वर्क अकॉर्डिंगली। यही तो बात हुई, अल्टीमेट जवाब यही होना चाहिए, राइट। फिर भी अगर कोई आपसे इंसिस्ट करके पूछना चाह रहा है दैट स्टिल गिव अस अ बजट, कि आप कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कंपनी से। जैसे ये भी होता है, देखो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट जॉब की बात है ना। फर्स्ट जॉब पे तो आप ये बात कह सकते हो, जब आप सेकंड जॉब पे जाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन से पहले आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर लास्ट सैलरी। एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बच्चा बिल्कुल बिल्कुल माइक के पास बैठ के कुछ खा रहा है। ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट आई वाज सेइंग कि जब आप फर्स्ट जॉब पे जाते हो तब तो ये आंसर अप्रोप्रिएट है, लेकिन सेकंड जॉब पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी, राइट। देखो फर्स्ट पे तो आपने बोल दिया कि ठीक है आपकी वर्थ के अकॉर्डिंग दे दो, आप आपकी सैलरी स्किल्स के अकॉर्डिंग दे दो, कंपनी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग दे दो। जब सेकंड जॉब पे आप जाते हो तो पहले वो फर्स्ट की सैलरी भी पूछेंगे ना, राइट। यस सर। मान लो आपने फर्स्ट की सैलरी बता दी कि ठीक है 20,000 थी, 25,000 थी, अब सेकंड जॉब पे आप सैलरी के बारे में कैसे बताओगे? फिर भी वो एक्सपेक्टेशंस पूछेंगे, तब आप क्या बोलेंगे? तब तो बड़ा ऑब्वियस बात है ना कि आप एक्सपेक्टेशन उनकी कंपनी के अकॉर्डिंग नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी पहली सैलरी तो आई चुकी है। अब आपको पता है कि अच्छा who wants salary to be less than the first one on the next job? कोई चाहता है? No one. कोई भी नो नहीं। सर। हाँ सर। कोई भी नहीं चाहेगा कि दूसरी जॉब पे पहली जॉब से कम सैलरी हो, यस सर। नो सर। right? Everyone switches the job only for the purpose of hikes, increments, Hikes, promotions यस सर। Yes, Yes. sir. के लिए, right? अब वहां पे क्या करोगे? अब कैसे बताओगे अपनी एक्सपेक्टेशन, कैसे डिसाइड करोगे? Anyone? तो सर उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ना कि हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं इसमें, कर चुके हैं जॉब एक बार, वो हाँ, भी that इतनी is सैलरी। okay, but बेटा ultimately they will be asking you ना कि ठीक है आपके पास एक्सपीरियंस है, we agree on that, right? और हमारे काम में भी आएगा, लेकिन उस एक्सपीरियंस के लिए what you are demanding, आप कितना डिमांड कर रहे हो? more than our previous salary. More than your previous salary, right? Very good, but how much still? पहली सैलरी से भी ज्यादा तो कितना ज्यादा? 20%, 30%, 80%, So, 100%, so according to our level. अकॉर्डिंग टू योर लेवल। मान लो कंपनी को आपका लेवल कम लगता है, फिर वो तो आपके पहली सैलरी से भी कम देंगे। सर 20% प्लस। 20% प्लस, राइट, कैन से। देखो एक अप्रोप्रिएट, कभी भी आप अपनी सैलरी से हाइक मांगते हो तो इंडस्ट्री में यस यही रूल है कि आप एटलीस्ट 20 से 30% का तो बोल सकते हो, राइट। 50% का, 80% का आप नहीं बोल सकते, बट स्टिल जितना स्मार्टली खेल पाओ 20-30% ना बोलो उतना अच्छा है, राइट। क्यों जरूरी है? क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है आप 30% का डिमांड करके चल रहे हो, कंपनी को आपकी प्रोफाइल और भी स्ट्रांग लगती हो और वो ज्यादा पे करने के लिए तैयार हो। एम आई क्लियर? Yes, sir. राइट। अच्छा, टेकिंग ऑल दिस डिस्कशन अपार्ट, अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, प्रोडक्ट बन के मेरा तैयार है, अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इस प्रोडक्ट को कितने अमाउंट में बेचा जाना चाहिए? सर यस, सर पहले तो सर उस एरिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है सर, उसके है। अकॉर्डिंग प्राइस, अगर सर बहुत ज्यादा है तो सर प्राइस भी उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे ज्यादा ही, और अगर सर अगर कम है डिमांड तो ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा रखेंगे। नो सर, लाइक सर सॉरी सर, सर अपोजिट, लाइक सर अगर डिमांड सर कम है तो सर ज्यादा रखेंगे। ठीक है, अगर डिमांड कम है तो ज्यादा रखेंगे प्राइस, और ज्यादा है डिमांड तो कम रखेंगे। यस सर। सोच लो बेटा, नुकसान हो जाएगा। तो उल्टा नहीं होगा। सर, सर वो मैं पहले जो बोल रही थी वो सही था।
इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिमांड भी चल रहा है। नहीं नहीं सर, मैं पहला वाला जो बोल रही थी वो सही था, मतलब अगर डिमांड ज्यादा है तो ठीक है, उनकी प्राइस अगर ज्यादा। डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा रखेंगे, यस सर। फिर उतना बेनिफिट होगा नहीं। अगर सर डिमांड ज्यादा कंपटीशन है जो तो हम प्राइस भी ज्यादा होगी। सर आशुतोष जो कुछ हमारा कहना चाहते हैं? कंपटीशन मतलब प्रोडक्ट है उसके हिसाब से। सर बाई चांस सर हमारी मोनोपोली है तो सर तो रख सकते हैं ना। बट मोनोपोली तो बेटा आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है किसी मार्केट में हो पाना। आज की डेट में हर किसी ना किसी चीज का कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव मौजूद है यस सर। है ना? तो उस केस में मोनोपोली क्रिएट करना इज वेरी वेरी टिपिकल। क्लियर? यस सर। राइट। तो अब आपको डिसाइड करके मुझे बताना है कि कैसे एक प्रोडक्ट को बनने के बाद हम उसकी प्राइसिंग सोचें। आशुतोष ने एक अच्छा जवाब दिया सर, कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस का भी देखेंगे कि उन्होंने कितने प्राइस पे उस चीज को बेच रहे हैं, राइट? ओके, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड अवर प्राइसेस। व्हाट एल्स? और कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, ये मुझे लग रहा है थोड़े बहुत आंसर इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राइसिंग पढ़ी हुई है आप लोगों ने। So manufacturing cost plus a profit. हाँ, ये आया कॉस्ट अकाउंटेंट वाला दिमाग पूरा। सर हम पहले कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना हमने लगा दिया है, फिर सर उस पे हम उससे एक्स्ट्रा कमाएंगे तो उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा। ये पूरा अकाउंटेंट वाला दिमाग था, ठीक है। एंड और क्या होता है? The levels of people who are buying it. लेवल्स ऑफ पीपल हु आर बाइंग इट, यस। उनकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है या उनकी बाइंग पावर कितनी है, ओके। Yes, एंड sir. सर स्टडी करना सर मार्केट के फैक्टर्स को, सर जो भी चल रहे हो सर, प्रिवेलिंग कंडीशंस जो चल रहे हैं। ठीक है, राइट। डीएनएस बिल्कुल सही बात बोली कि हमें ऐसे और फैक्टर्स के बारे में भी स्टडी करनी पड़ेगी जो कि मार्केट में चल रहे हैं, राइट। अच्छा, स्टूडेंट तो काफी सारे हैं, मैं एक बार देखता हूँ कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे। 15 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। 2-4 तो बोल रहे हैं, बाकी के सब सुनने आए हैं, So we will see our competitors. राइट, जस्ट लाइक व्हाट आशुतोष सेड। यस, एनी अदर स्टूडेंट? देखो, क्लास तब तक अच्छी लगती है जब सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें ना। अगर मुकुल सर बिल्कुल बाबा की तरह प्रवचन देते रहेंगे एंड एवरीबॉडी वुड बी कीप ऑन लिसनिंग, तो फिर मजा नहीं आएगा, है ना? हमेशा याद रखो, जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है ना, दे आर ऑलवेज 1+। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जिस जनरेशन से हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग उससे एक 1+ ही हो ना, है ना? तो फिर प्रवचन वाला जो डिमांड है वो खत्म हो जाता है। वहां पे डिमांड आती है कि जो नई जनरेशन है उसके आइडियाज और उसके व्यूज जानने के बाद ही उनको पढ़ाया जाए, ज्यादा बेस्ट है। क्लियर? यस, एनी अदर स्टूडेंट? प्रीति, मनप्रीत, कनक, रमन, निकिता, आची, पलक, प्रीति एंड अंजलि, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं हमारे पास। कैसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करेंगे? एक तो अकाउंटेंट वाला दिमाग हमारे पास आ गया था कि सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हम प्राइस डिसाइड करेंगे, राइट? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ, गए सर? Connection lost. दिया, हाँ। सो तो नहीं रही हो तुम? अरे नहीं, सुन रही हूँ। हाँ। पहली मैं- क्लास तुम सो रही थी, पहली क्लास में ना शायद। हाँ, पहली में सो रही थी। तुझे सब पता है, देख मैं सो रही थी, जब पता था मैं सो रही हूँ। हाँ, मुझे पता था तुम कुंभकर्ण की बहन हो। अरे यार बहुत तेज नींद आ रही थी, मैंने अलार्म बंद करा, मैंने कहा सो जाओ। पायल फिर होस्ट बन गई। हाँ, मैं जब से फर्स्ट क्लास में होस्ट ही बनती आ रही हूँ। अच्छा, तभी स्मृति कह रही थी आज सुबह से होस्ट बन रही है। हम्म, आज मानसी नहीं आई, कहाँ गई हो? हाँ, वरना मानसी बनती होस्ट, मानसी नहीं हाँ, आई। वही तो। मानसी और पायल बन जाते हैं होस्ट बीच बीच में। अरे आज तो जादू भी आया है।
अबे तू घोड़ी बहुत बोलती है। जादू भैया तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। वही तो बोलता भी है बीच बीच में, अचानक से आया, अचानक से। अभी तो पता नहीं कहाँ लापता था ये। अक्टूबर तो मैं आ ही रहा हूँ, सितंबर नहीं आया था। कब आए तुम अक्टूबर में? मुझे तो अभी 4-5 क्यों? दिन से दिख रहा है बस। दिया वैसे पिछले जादू इकलौता लड़का है क्लास में। हाँ रियली, बाकी देखो सब हाँ ढीठ है ना, सच्ची आते में। नहीं। हाँ बाकी सब आते ही कहाँ हैं, जो आते थे उनको भी ग्रुप से बेघर कर दिया। ग्रुप से बेघर। सही बात है। अब तो क्लास ओवर ही होने वाली है, 2 मिनट रह गए हैं। एचओडी सर कह रही हूँ, मुकुल सर आएंगे कि नहीं? मे बी। आ भी सकते हैं, इससे पहले भी यही हुआ था क्योंकि ना। नहीं आते होते तो ग्रुप पे मैसेज आ जाता अब तक। हाँ प्रियांशी, तेरे घर से भी बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कौन चिल्ला रहा था? भाई है। अरे अरे वाह। स्मृति, हाँ फर्स्ट क्लास में क्या हुआ था? कुछ नहीं, क्वेश्चंस पूछ रही थी मैं बस। बस, तो मतलब कुछ ज्यादा आगे का तो नहीं पढ़ा है ना? नहीं। ठीक है, अच्छा है, मैं सो रही थी तो अच्छा ही है। वैसे दिया हम इतनी पंचायत कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। मुकुल सर का लेक्चर रिकॉर्ड होता है। है और क्या। हाँ, तो पहले बताना चाहिए था। वैसे ऐसी कुछ बकवास नहीं करी, मैं तो बस क्वेश्चंस पूछ रही थी। अच्छा हाँ, सर का रिकॉर्ड होता है। बड़ी जल्दी याद है। अरे मुझे क्या, मुझे लगा मुझे दृष्टि मैम का याद था, मानसी करती थी ना। हाँ। आज दृष्टि मैम की क्लास है ना इसके बाद? हाँ और मैम से कहेंगे मैम असाइनमेंट चेक कर लीजिए, रोज लेके हाँ बैठते हैं यार, लेकिन वो चेक नहीं करते हैं वो पिछली बार भी चेक नहीं करा था कि मैम ने? ना। क्यों, क्या हो गया था पिछली बार? मैं और पायल कह रहे थे मैम से, तब तक वो पढ़ा रही थी मैम, तो हमने कहा डिस्टर्ब नहीं करते, एंड में करेंगे, फिर मीटिंग ही डिस्कनेक्ट हो गई थी। अरे अच्छा, उन्होंने हाँ चेक ही मैम नहीं तो करा। कॉलेज में थी ना, तो कोई आया था एडमिशन के लिए मे बी, तो इसलिए मैम ने हाँ, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया था, फिर मैम ने एकदम से पढ़ाया और फिर डिस्कनेक्ट हो गई। और वैसे भी मैम जब पढ़ाती तो अचानक से हो ही जाता है खुद ही डिस्कनेक्ट ना वो। चलो सही है, आज आज मैम से कह बोलेंगे देंगे, मैम पहले आप चेक कर लीजिए फिर पढ़ा लीजिएगा पढ़ा ना। दीजिएगा। हाँ वैसे भी बच्चे कम ही आते हैं आजकल क्लास में। हाँ एचओडी सर की क्लास में तब भी आज थे, वरना तो 19, आज सर के में 14 इतने ही ही है। होते हैं। अब इतने इतने ही है, बच्चे पता होते नहीं हैं। कहाँ गई सारी स्ट्रेंथ, सब पता नहीं क्या हो गया सबको, मुझे तो हम ही समझ में ही नहीं आ रहा। लोग हम ही लोग ऐसा लगता है परमानेंट है, हम ही लोग आते हैं। यार लेकिन स्मृति पहले तब भी मतलब एटलीस्ट 25 तो होते थे ना, अब तो बिल्कुल ही मतलब क्या वो कहते हैं जब उसे, से सर ने ग्रुप में से हटा दिया ना, इस वजह से हो गया है। नहीं नहीं, फिर भी हाँ कम ही आते थे, फिर भी इतने नहीं आते थे। हाईएस्ट 29 स्ट्रेंथ गई है अभी तक की। हाँ वही हाँ उतनी तक बस। अब बच्चे और तो कितने स्ट्रेंथ सारे फिर भी आते नहीं टोटल, है। टोटल बच्चे हैं कितने हमारी क्लास में? अरे पहले 70 थे, एटलीस्ट 50 तो होंगे। हाँ इतने तो होंगे शायद, इतने तो होने ही चाहिए अब। हाँ इतने तो होंगे इसमें भी अटेंडेंस अच्छी होती थी, बस इसमें ही नहीं है। क्लास में ना। और आज नहीं। पीयूष नहीं आया आज? नहीं आया। सुबह आया होगा मैम की क्लास में। नहीं। नहीं आया था। Am I audible? यस सर। आज बबलू भैया बहुत बुला रहे हैं। I can't do anything. मैंने सेकंड टाइम जब कनेक्ट करने का ट्राई किया, सब भी यही प्रॉब्लम आ रही है, and even I restarted my phone, then these network came back, which are so irritating. Okay, give me one moment. Fine. So what I was talking is कि कहीं ना कहीं आप देखो कि जो प्रोडक्ट के प्राइसिंग की बात आती है, तो आपने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं ना ये वाली चीजें, राइट? यस सर।
राइट तो उसी के बेसिस पे आप लोगों ने आंसर भी दिए है कि कहीं जो सर प्राइसिंग का तरीका है, या तो हम अपने जो कॉस्ट लगाई है उसको देखें, कॉम्पिटिटर्स को देखें, और प्लस जो एडिशनल फैक्टर्स है लाइक तेजस्विता मैम ने पढ़ाया आपको, मैंने प्रमोशन में पढ़ाया है कि कहीं ना कहीं आपको एड्स बनाने पड़ते हैं, मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है, तो उसके भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आते हैं, राइट? तो आप क्या करते हो जनरली, जो आपके प्रोडक्ट को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है वो, प्लस आपको जो उसको प्रमोट करने में कॉस्ट लगी वो, आपको मार्केट में पहुंचाने के लिए जो अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट लगेगी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो, तो तीनों का जो क्लब करके टोटल कॉस्ट आ रही है वो, प्लस द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, इन सबको कैलकुलेट करके टोटल करके जो अमाउंट आता है वो आपका बनता है प्राइस। इज दिस क्लियर? Why price is basically the another major dependency? क्यों है प्राइस को हम मेजर डिपेंडेंसी क्यों बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की? बिकॉज सब कुछ इसी पे डिसाइडेड है और डिवाइडेड है। देखो सारा गेम प्राइस का ही तो होता है। अगर कोई भी फर्म मार्केट में आती है, उसने अपने एक्सपेंसेस को, अपनी कॉस्ट को कैसे मैनेज किया हुआ है, वो डिसाइड करेगा कि मार्केट में कितना प्रॉफिट वो कमा पाएगी और प्लस कितने लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगी। इज दिस क्लियर? आपने देखा कि प्राइस के नाम पे जियो के सिम बिल्कुल फ्री आए थे मार्केट में, 0, यस राइट? लेकिन कंपनी के जितने एक्सपेंसेस थे उसको बेयर करने के लिए उनके पास फंड्स मौजूद थे। कोई भी नई कंपनी, कोई भी नया स्टार्टअप 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए भी, इवन मैं तो कहता हूँ 1 महीने के लिए छोड़िए, 10 दिन के लिए भी कंपनी फ्री सर्विस नहीं दे सकती। नहीं दे सकते। इज क्लियर? इज दिस क्लियर? राइट। Yes, तो अल्टीमेटली करना क्या पड़ता है कंपनी को? कंपनी को ऐसे में डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, राइट? एंड अकॉर्डिंगली कितनी कॉस्ट पे हम प्रोडक्ट बनाए जो उतनी अमाउंट पे प्राइस सेट हो कि हमारा प्रोडक्ट बिक भी जाए, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम भी ना हो एंड हमारी कॉस्ट भी रिकवर हो जाए। इज दिस क्लियर? राइट। अच्छा, जब भी आप मार्केट में जाते हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो उस पे एमआरपी लिखा होता है। yes, sir. Yes, sir. एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कहने का मतलब यह है कि रिटेल लेवल पर वो प्रोडक्ट मैक्सिमम इस प्राइस से ज्यादा में नहीं बेचा जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे एमआरपी पड़ी है 70 रुपए, तो कहने का मतलब है कि 70 रुपए उस एक यूनिट की कॉस्ट है जिसमें सारे तरीके के खर्चे इंक्लूडेड हैं, और 70 रुपए से ज्यादा का वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा, राइट? कंपनी के अकॉर्डिंग 70 रुपए वो मिनिमम प्राइस है या वो मैक्सिमम प्राइस है जितना कस्टमर पे करने के लिए रेडी हो जाएगा हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। चाहे आप उससे कम पे बेच लीजिए या उतने पे बेच लीजिए, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, स्पेशली हिल्स पे आपको प्रोडक्ट के एमआरपी से ज्यादा पे प्राइस पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा होता है। होता नहीं होता है? Yes, ये sir. Yes, sir. होता है. हिल्स के अकॉर्डिंग प्राइसिंग नहीं करती हैं। अदरवाइज जनरली ये चीज होती है कि कुछ कुछ प्रोडक्ट्स की कंपनीज उनके प्राइसिंग को लोकल के हिसाब से और हिल्स के हिसाब से डिवाइड कर देती हैं, राइट? मतलब यस सर। Yes, sir. अल्टीमेटली प्राइसिंग में यही सारे फैक्टर इंक्लूड हो जाते हैं एंड प्राइस हमारी मेजर डिपेंडेंसी इसलिए बन जाता है कि वही डिसाइड कर जाता है कि कंपनी को कितना फायदा होगा और कंपनी कितने लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगी। क्लियर? राइट। आप देखते हो कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स बहुत हाई फाई खुलते हैं बरेली में, राइट? Yes, sir. और उनके प्राइसेस भी चीजों को लेकर के काफी अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं, काफी हाई होते हैं। लेकिन आप देखते हो कि वो जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट ओपन हुआ, एक रेस्टोरेंट था जिसने मीडियम प्राइसिंग रखी, कस्टमर हर लेवल का वहां पे जा पा रहा है। एक है जिन्होंने बहुत हाई रखी, कुछ ही लोग जा पा रहे हैं। तो जब ऐसा रेस्टोरेंट हो जाता है तो नो डाउट आप एक अपर लेवल को टारगेट कर रहे हो, लेकिन एक टाइम के बाद वो रेस्टोरेंट में जो फुटफॉल होता है वो बहुत कम हो जाता है। बिकॉज जितना हाई क्लास इंसान है उतना ही हाई क्लास उसकी सोच भी है, और उसको ये लगता है कि एक जगह मैंने जहां विजिट कर लिया उतना मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। हैपेंस? Yes, sir. तो अल्टीमेटली क्या होता है, एक टाइम के बाद उस जगह की जो विजिबिलिटी होती है, जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो प्राइसिंग इज अ मेजर डिपेंडेंसी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो द मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड्स प्राइस टू बी द सेकंड फैक्टर। क्लियर? कि प्रोडक्ट बनने के बाद उसको कितने अमाउंट में बेचा जाएगा, और ये अमाउंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मेरी लगाई हुई एक एक कॉस्ट रिकवर हो। अच्छा, कैसे रिकवर होगी? क्या मैंने अगर 1 लाख की मशीनरी लगाई है एक प्रोडक्ट को तैयार करने में, तो अगर 1 लाख की मशीनरी मैंने लगा दी और एक प्रोडक्ट को मैं 70 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या कॉस्ट रिकवर हो पाएगी? नहीं सर। तो कैसे होगी कॉस्ट रिकवर?
हाई कॉस्ट पे प्राइस रख के। सॉरी सर हाई कॉस्ट पे प्राइस रख के प्रोडक्ट की। हाई कॉस्ट पे रख के, राइट? ओके, तो यानी कि 1 लाख की मशीनरी है तो मुझे अपना एक प्रोडक्ट जो 70 रुपए का बेच रहा हूँ, क्या उसको 1,70,000 का बेचना चाहिए? Yes, sir. आर यू सीरियस कीर्ति? नो 70 रुपए का प्रोडक्ट 70 रुपए का प्रोडक्ट 1,70,000 में? नो वन विल बाय। 70 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल कोई क्रीम है, नो बडी विल एवर पे 1,70,000 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर क्रीम। कोई नहीं पे करेगा। ओके, कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। देखो क्या होता है, मैंने 1 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है? 1 लाख की मशीनरी खरीदी है, फिर 50,000 पैकेजिंग में खर्च कर दिए, 80,000 रुपए मेरे एडवर्टाइजमेंट में चले गए, 2 लाख का मैंने कोई और ऐड निकाल दिया, 5 लाख में किसी सेलिब्रिटी से एंडोर्समेंट करा दिया, क्लियर? और प्लस उसमें साथ ही साथ मेरी 2 लाख की उन लोगों की सैलरी भी जा रही है जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो टोटल खर्चा लगभग 10 लाख का आ रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने में। अब आप बताओ कि 10 लाख की कॉस्ट को रिकवर करने के लिए क्या मैं 70 रुपए के प्रोडक्ट को 10,70,000 का बेचूंगा? नहीं नो सर। सर। नहीं बेचूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, जब मैंने 10 लाख रुपए खर्च करे हैं तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 10 लाख रुपए खर्च करने पर एक महीने में मेरी कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस हो पा रही हैं। Am I clear? मान लेते हैं 10 लाख रुपए खर्च करके मेरा पूरा प्रोसेस लेआउट तैयार हो गया, फैक्ट्री लगा दी मैंने, उस फैक्ट्री में सारी चीजों का खर्चा टोटल निकल के एक महीने का 10 लाख आ रहा है या एक साल का 10 लाख आ रहा है, क्लियर? तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि एक महीने के अंदर एक दिन की कैलकुलेशन करके मैं उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा एक महीने में कितनी यूनिट प्रोड्यूस होंगी। यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी फैक्ट्री के प्रोसेसिंग लेआउट को देखकर ये पता लगा लिया कि एक दिन के अंदर ये लोग 800 यूनिट प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर दे रहे हैं? 800। 800। तो जब हम 800 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 30 से तो पता लग जाएगा हमें एक महीने के अंदर 24,000 यूनिट बनके तैयार हो जाएंगी। कितनी यूनिट तैयार हो जाएंगी? 24,000। 24,000। Is this clear? राइट। अब 24,000 अगर एक महीने में हो रही है तो 12 महीने में कितनी हो जाएंगी टोटल? 2,88,000 यूनिट्स, क्लियर? 2,88,000 यूनिट बनके तैयार हो जाएंगी। अब मेरा टोटल कॉस्ट जो आ रही थी वो आ रही थी लगभग 10 लाख रुपए की, राइट? तो अब ये भी मुझे देखना है कि वो 10 लाख की कॉस्ट में से कितनी कॉस्ट फिक्स्ड है। अब जो मशीन 1 लाख की लगी है वो हर बार थोड़ी ना खरीदी जाएगी, वो तो आके रख गई है। तो मुझे फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग करना पड़ेगा कि कौन सी कॉस्ट घटती बढ़ती रहेगी। देखिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा पूरा मेरे हाथ में, मैं इस बार 80,000 का कर रहा हूँ, हो सकता है अगली बार 20,000 का करूं, लेकिन जो मशीनरी लगनी थी वो तो लग गई ना फिक्स्ड, राइट? अगर हम फिक्स मशीनरी को देखते हैं तो देखो एक मशीनरी की कॉस्ट, मशीनरी भी तो इस तरह से निकाली जाती है ना, अकाउंट्स में आप डेप्रिसिएशन पढ़ते हो। यस सर। यस सर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वहां पे कि डेप्रिसिएशन का मतलब है कि एक साल के अंदर अंदर या वो जो मशीनरी खरीदी गई है वो कितने टाइम चलने वाली है, उसकी लाइफ कितनी है। मान लेते हैं 5 साल की लाइफ है, तो 5 साल तक के लिए मैं एटलीस्ट उस मशीनरी की कॉस्ट को रिकवर कर सकता हूँ उससे प्रोडक्शन कर करके। तो लगभग समथिंग आप मान के चलो कि ऐसी निकल के कॉस्ट आती है फिक्स्ड और वेरिएबल को निकालने के बाद, रेशियो निकालने के बाद, कि लगभग 6 लाख की कॉस्ट ऐसी है जिसको मुझे रिकवर करना है, क्लियर? जल्द से जल्द। और फिक्स को मैं टाइम बाय टाइम भी कर सकता हूँ, 5 साल है मेरे पास अपनी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। तो अब 6 लाख की मेरी कॉस्ट थी और 2,80,000 मेरी यूनिट बनके तैयार हो पा रही है, राइट? 2,88,000 की। तो समथिंग 2 रुपए 8 पैसे की अगर मैं एक यूनिट बेचता हूं तो एक साल के अंदर मेरे 6 लाख रुपए वसूल हो सकते हैं। समझ में आया कुछ? बाउंसर तो नहीं था ना? नो सर। आईपीएल नहीं चल रहा है, मैंने मलिंगा वाली कोई बाउंसर गेम नहीं डाली है ना? मैं बस आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मशीनरी है वो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की हमने फिक्स खरीदी और वो मशीनरी अगर 5 साल चल जाती है तो उसके लिए तो हमारे पास टाइम है कि ठीक है हम 5 साल के अंदर रिकवर कर सकते हैं धीरे धीरे करके, यही होता है। इसीलिए आप देखते हो फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगना स्टार्ट हो जाता है। यस सर। और डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? डेप्रिसिएशन लगा करके हम उस अमाउंट को अभी से कलेक्ट करने लग जाते हैं उतने ईयर्स के लिए जितने ईयर में वो मशीनरी खराब हो जाएगी दोबारा और हमें नई परचेज करनी पड़ेगी। तो डेप्रिसिएशन लगा लगा कर हम उतना अमाउंट रिकलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम दोबारा से एक मशीनरी परचेज कर पाए। इज दिस क्लियर? राइट। मैं अकाउंट्स पढ़ाता नहीं हूं लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल्स मेरे बहुत क्लियर है।
ठीक है, Yes, sir. ओके। सो अल्टीमेटली आप देखिए कि वो लगाने के बाद आप जब देखते हो कि कुछ अमाउंट ऐसी है जो कि एडवर्टाइजमेंट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग में बाकी रॉ मटेरियल आ रहा है, इन सब के खर्चे हैं, तो ये तो रिकवर करने ही करने हैं। भाई मान लेते हैं अगर मैंने मात्र 2 लाख का रॉ मटेरियल ही मंगाया था जिससे यूनिट बन रही है, तो उसका खर्चा तो निकालना है ना। अगर मैं उसका खर्चा नहीं निकालूंगा तो अगली बार रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? ठीक है, तो वो समथिंग अगर 6 लाख की कॉस्ट बैठ रही है तो 6 लाख डिवाइडेड बाय अगर 6 लाख 1 साल की कॉस्ट आ रही है तो 1 साल में बनने वाली नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? और एक नंबर ऑफ यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट किया था हमने? एक दिन में यूनिट बन रही है 800, वो महीने में बन जाएंगी कम से कम 24,000 और पूरे साल में बनेंगी 2,88,000। क्लियर है? राइट? Yes, sir. और वो 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,88,000 तो समवेयर 2 रुपीज 8 पैसा कॉस्ट आती है एक यूनिट की। अब इस 2 रुपीज 8 पैसे के चीज को अगर मैं 5 रुपए में भी बेच देता हूं, मान लो ये कोई क्रैक्स या अंकल चिप जैसा ही पैकेट है जो मैं बना रहा हूं एज अ प्रोडक्ट, राइट? तो 6 लाख अगर 1 लाख की 1 साल की कॉस्ट आ रही है और 1 साल में 2,88,000 चिप्स के पैकेट बनके तैयार हो रहे हैं, राइट? तो अगर एक चिप्स के पैकेट की कीमत 2 रुपए 8 पैसे आ रही है तो उसके सही, अगर तो चिप्स के बहुत ही पैकेट को कम है। 5 रुपए में भी बेच देता हूं तो फायदा होगा। Yes, Yes, sir. sir. अगर 3 रुपए पर पैकेट मुझे फायदा हो रहा है तो 2,88,000 पैकेट जब बिक जाएंगे तो पर पैकेट 3 रुपए अगर मुझे फायदा हुआ है उसका, तो मुझे टोटल बेनिफिट होगा 8,64,000 रुपए का, Yes, sir. राइट? और इस 8,64,000 में से जो 6 लाख की एक एनुअल कॉस्ट थी वो तो निकल ही गई। क्लियर? Yes, sir. तो मेरे पास एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी हो गई? 2,64,000 की, राइट? और 2 You're लाख right. अगली बार के लिए मुझे रॉ मटेरियल लाने के लिए फिर से अमाउंट मिल गई एंड 64,000 का समवेयर मुझे बेनिफिट हो गया। Profit हो गया। क्लियर? तो अल्टीमेटली देखो, हो सकता है जब एक बंदा मशीनरी लगाएगा तो केवल 2,88,000 यूनिट नहीं बनाएगा, ही विल थिंक कि जितनी मैक्सिमम प्रोडक्शन हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसमें बीच में हॉलीडेज भी होंगे, सब कुछ होगा, तो ही नीड टू फिगर आउट कि उतनी यूनिट बनानी ही बनानी है ताकि मुझे प्रॉफिट हो सके। आप देख रहे हो 2,88,000 यूनिट बनाने के बाद भी एक बंदे के पास 64,000 रुपए बच रहे हैं एंड 64,000 इज जस्ट नथिंग। वो भी उसके 10 तरीके के खर्चों में चले जाएंगे, तो उसको उस मास लेवल पे जाके प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसकी प्राइसिंग उसी तरीके से करनी पड़ेगी। इज दिस क्लियर? तो प्राइसिंग Yes, के sir. बारे में इट वाज अ लिटिल ओवरव्यू, वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट प्राइसिंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड ऑन द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. गिव मी वन मोमेंट। इससे पहले बबलू भैया मुझे रिकॉल करें फिर से, मैं आपके ग्रुप पे पोस्ट कर देता हूँ आपका स्नैपशॉट एंड आपकी अटेंडेंस भी मार्क कर देता हूँ। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। नेक्स्ट लेक्चर किसका है? Satyashri ma'am. दृष्टि मैम। Okay, just give me one moment. I'm just posting the update. Fine, it is open. Right, posting the last snapshot. Okay, I have taken the snapshot. You people, we will be discussing about the remaining 2 major dependencies of marketing mix in the next class. And I hope we had a good discussion today, right? Regardless to 2 times call of Bablu Bhaiya. So till time you people enjoy your time and I'll be soon assigning you the assignment too. All right. Thank you so much, Okay, everybody. sir. Thank you for joining the Thank you, lecture. sir. Thank you, sir.